स्वागत है आपका सुधींद्र भदौरिया जी नई परख के मंच पर। आज नई परख के दर्शकों से मेरी और आपकी चर्चा पहली बार हो रही है। हालांकि आपका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। नई मुझे यकीन है कि नई परख के दर्शक आपके चेहरे को भी पहचानते हैं और आपकी आवाज़ को भी पहचानते हैं और आपके विचारों से भी मेरे बहुत से दर्शक वाकिफ़ होंगे। आज हम सुधींद्र जी से चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी के भविष्य के ऊपर। कुछ-कुछ उसके अतीत पर भी चर्चा करनी पड़ेगी अगर हमें उसके भविष्य के बारे में कुछ जानना समझना है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अतीत बहुत ही शानदार था। वो एक ऐसा अतीत था जब हम सब लोग मानते थे कि इस देश में एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्जागरण बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। और इस देश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का जो ब्राह्मण मतदाता है, वो दलित मतदाताओं के नेतृत्व में आ सकता है, दलित नेतृत्व में राजनीति के राजनीति को पसंद कर सकता है। ऐसा पहली बार बहुजन समाज 2007 में मायावती और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन तब से अब तक गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। स्थिति यह है कि नवंबर जब खत्म हुआ, उसी के साथ में भारत की संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो गया। 1989 से लगातार ये नुमाइंदगी चल रही थी और अब अफ़सोस की बात है कि अब भारत की संसद में उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। सारे देश में उनके वोट लगातार घटते चले जा रहे हैं, शायद 2% या उससे भी कम उनके वोट हो गए हैं और पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार बहन मायावती क्या चाहती हैं? क्या आज वो कांशीराम की जो विरासत थी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विरासत थी, क्या वास्तव में उस विरासत की वो वाहक हैं या कुछ की कुछ हो गई हैं? इन्हीं सब प्रश्नों के ऊपर हम लोग सुधींद्र जी से चर्चा करेंगे। सुधींद्र जी बहुत लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ रहे हैं राष्ट्रीय मीडिया पर। हर जगह वो जाते थे और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और नेतृत्व की व्याख्या किया करते थे सकारात्मक दृष्टि से। आज हम सुधींद्र जी से पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो शायद थोड़े से कठिन लगें। सुधींद्र जी, आखिरकार मायावती को हो क्या गया है? वो जिस तरह की राजनीति पिछले 3-4 साल, 5 साल से तकरीबन कर रही हैं, अंतिम बार उनकी राजनीति में उछाल आया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी से गठजोड़ के कारण उनको 10 लोकसभा की सीटें मिल गई थीं। उसके बाद से लगातार पराभव है। एक तरह से देखा जाए तो 2007 में जो उन्होंने शिखर हासिल किया था, उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था, उसके बाद से लगातार मायावती जी की ग्राफ में गिरावट ही हो रही है। इसका क्या कारण है? देखिए आपने बहुजन समाज पार्टी का अतीत और वर्तमान और भविष्य में जाने वाली दिशा की ओर कई चीजें इंगित की हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि सुश्री बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 4 बार उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रही हैं, जिसमें से एक बार वो केवल अपने बल पर मुख्यमंत्री बनी थी और उत्तर प्रदेश के जनता ने उनका साथ दिया था 2007 से 2012 के इलेक्शन के अंदर। मैं बहुजन समाज पार्टी से लगभग 27-28 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और मैंने इसका उतार चढ़ाव और तमाम तरह के जो मोड़ आए हैं उन सबको देखा है। मान्यवर काशीराम जी के समय से लेके आज तक का पूरा मैंने ये दौर देखा और उसके पहले जब मैं बहुजन समाज पार्टी में नहीं भी था तब भी मैं मान्यवर काशीराम जी को और सुश्री बहन मायावती जी को देख रहा था। जब वो खास तौर से मान्यवर काशीराम साहब जब छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे जालौन जिले के अंदर और बुंदेलखंड में उन्होंने वो छोटी छोटी सभाएं की और पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई अलग एक नई पहचान देने की कोशिश की। उस सोच को जो कभी महात्मा फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था और इसको बहुत व्यापक उन्होंने बनाया। जो विमर्श था इसको बहुत व्यापक बना के धारदार बनाकर उसको उन्होंने एक राजनीतिक औजार के अंदर भी ऐसा परिवर्तित किया जिससे
सुश्री बहन मायावती जी को आगे रखकर वो सत्ता भी हासिल की धीरे धीरे। और उसमें भी कई बार उनके, जैसे उत्तर प्रदेश में सुश्री बहन मायावती जी देखती थी, तो पंजाब में भी कई प्रयोग हुए, महाराष्ट्र में भी कई प्रयोग हुए, तो वोट बढ़े घटे ये सब होता रहा। पर ये आपका एक कहना कि हम लोगों का पराभव, देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगा, चुनाव की हार जीत और चुनाव का में कभी वोट बढ़ना घटना, ये एक दल की कहानी नहीं है, सभी दलों की कहानी है। हमने 1977 में जो आज भारतीय जनता पार्टी है, और उस समय जनसंघ थी जब जनता पार्टी का हिस्सा बनी, तो 100 सीटें हमने देखा इनकी सन 77 में आई। और सन 77 के बाद जब सन 84-85 का चुनाव हुआ, तो उसमें हमने अटल बिहारी वाजपेयी को भी हारते देखा, और लगभग 1-2 सीटों तक सिमट गई, जो आज इतनी बड़ी ताकत वोट के लिहाज से दिखाई देती है। समाज के बदलाव और उसके मैं चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता हूं, पर वोट के लिहाज से जरूर दिखाई देती है। बहुजन समाज पार्टी का वोट आधार पुराने समय की तुलना में अभी कम है, पर ये जरूर मैं कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का ये जो सन 2000 खास तौर से 24 का चुनाव, 24 के चुनाव में इसको थोड़ा वोट जो इसका घटा, उसका कारण है कि एक ऐसा विमर्श पैदा हुआ चुनाव के दौरान। वो विमर्श ये था कि इस देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उस आरक्षण खत्म करने का मुकाबला और आरक्षण को बचाने का मुकाबला दो तरह की ताकतें लड़ रही हैं। एक इंडिया अलायंस लड़ रहा है, और एक ये जो एनडीए का अलायंस है ये लड़ रहा है। तो इस विमर्श में ये जरूर एक लोगों के अंदर एक भाव आया कि शायद इंडिया अलायंस इसका सही वाहक है। पर उसके बावजूद जब ये हम सबसे कमजोर अवस्था समझते हैं, सुश्री बहन मायावती जी को उस दौर में भी उत्तर प्रदेश में 10% वोट मिला था। मेरा ये मानना है कि ये उत्तर प्रदेश में और बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में सबसे कम वोट था। पर उसके बावजूद मैं ये कहूंगा, उत्तर प्रदेश में भी कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं थी जहां 25 से 30 हजार वोट ना मिला हो, कम से कम। इससे अधिक भी वोट मिला, कहीं कहीं 50,000 वोट भी, विधानसभाओं की बात कर रहा हूं, और लोकसभा में 1.5 लाख तक के भी वोट उनको प्राप्त हुए। कहने का मेरा अर्थ ये है कि देखिए, कोई चुनाव हार जीत से केवल प्रासंगिक और अप्रासंगिक नहीं हो जाता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेके हम जो उत्तर भारत में, खास तौर से आपने देखा चौधरी चरण सिंह का किसानों और पिछड़ों में इतना बड़ा वोट का आधार रखने वाला पूरे उत्तर भारत में कोई नहीं था, पर वो भी सन 71 में अपना चुनाव हार गए थे। नकली सिंह जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे मुजफ्फरनगर के, उनके सामने वो अलायंस में लड़े थे, वो कांग्रेस हटाओ के साथ गरीबी हटाओ। मेरा ये कहना है कि ये दौर जरूर रहा है, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक मुश्किल का दौर रहा है। पर बहुजन समाज पार्टी की जो पिछली रैली हुई, और खास तौर से लखनऊ में, एक नई आशा का संचार हुआ है। नई आशा का संचार इसलिए हुआ है कि मैं समझता हूं कि मैंने कई उनकी रैलियां अटेंड की हैं, कई प्रोग्राम देखे, इसमें भी मैं गया था। तो जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में और जिस प्रकार का जोश सुश्री बहन मायावती जी में और उनके तमाम साथियों में मैंने देखा, एक कार्यकर्ता के और एक दर्शक के तौर पे, मैं वैसे कोई प्रोफेशनल पत्रकार तो नहीं हूं, पर मैं एक शोध छात्र के तौर पे भी मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अब उसमें आशा दिखाई दे रही है, आशा की किरण दिखाई दे रही है। ये बाकी तो इतिहास के गर्भ में है, देखिए कि ये क्या होगा, किस तरह की दिशा बनेगी। पर मैं ये मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और सुश्री बहन मायावती जी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। चुनाव में हार जीत, मान्यवर काशीराम जी तो ज्यादातर चुनाव हारे हैं, बहन मायावती जी तो मैं समझता हूं कि 89 के बाद से
कोई भी चुनाव अपना नहीं हारी, स्वयं अपना चुनाव जो है कोई नहीं हारी, जब भी वो चुनाव लड़ी, जैसा भी चुनाव वो लड़ी, तो कभी नहीं चुनाव हारी। तो मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि चुनाव में हार जीत केवल एक मापदंड तो है, पर केवल एकमात्र मापदंड नहीं मैं है। आपकी इस बात से लोग सहमत हूँ। आपने जो बातें कहीं और जो परिप्रेक्ष्य है आपका, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन साथ में मैं आपके सामने कांशीराम जी के ही शब्दों में एक जिज्ञासा रखता हूँ। कांशीराम जी अक्सर बड़े दिलचस्प तरीके से फ़िक्रे बोला करते थे, जो बड़े लोगों को प्रभावित करते थे। एक उनका फ़िक्रा था कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ते हैं और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। अच्छा, मेरा मानना है कि चुनाव हारने और हराने की जो अवधि है बहुजन समाज पार्टी की, वो निकल चुकी है। या ये माना जाए कि अब मायावती जी, कांशीराम ने जो सिलसिला बताया था चुनाव लड़ने का और उसके नतीजों का, उसकी कोई उल्टी यात्रा शुरू कर रही हैं। भई, चुनाव हारने और हराने का तो वक़्त निकल चुका है। अब तो उनको चुनाव जीतने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक सवाल ये है कि उनको कितने वोट मिले, 10% वोट मिले या कम मिले या ज़्यादा मिले, हिंदुस्तान में हम और आप दोनों जानते हैं कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, पहले मारे सो मीर। जिसको 1 वोट भी ज़्यादा मिलता है, वही चुना जाता है और जिसको 1 वोट कम मिलता है, उसको रनर अप का भी मेडल नहीं मिलता। सिल्वर रजत पदक देने की कोई व्यवस्था भारतीय राजनीति में है नहीं। केवल स्वर्ण पदक ही प्राप्त होता है हर एक को, जो जीतने वाले को। मायावती को 10% नहीं, मान लीजिए 20% वोट मिलते, 15% वोट मिलते, और अगर सीट नहीं मिलेगी, तो उस वोट तो फिर पार्टी जो है अपने आप में, राजनीतिक दल जो सत्ता के लिए प्रतियोगिता करता है, वो ना होकर दरअसल एक दबाव गुट में बदल जाती है, एक प्रेशर ग्रुप में बदल जाती है पार्टी। तो ये और मायावती जी का चुनावी नतीजा लगातार खराब रहा है। खुद भी मेरे ख्याल से इस चुनाव नतीजे से वो खुश नहीं होंगी। इसके बारे में चर्चा ये चलती है कि वो उनका हाथ कहीं न कहीं एक चट्टान के नीचे दबा हुआ है, जिस चट्टान का नाम है अमित शाह। तो वो उसके नीचे दबा हुआ है उनका हाथ और वो बहुत मुश्किल में अपने आप को पाती हैं। उनकी फ़ाइल है, जो खुली हुई है, उनके परिवार की फ़ाइल जो है, जो इन लोगों को खुली हुई है, उसके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी जब चाहती है, तो उन्हें एक राजनीति के स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप से हटाकर अपने प्यादे में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की लाभ के लिए राजनीति करने वाले नेता में बदल देती है। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये सही बात है, लेकिन इस प्रकार की चर्चाएँ सार्वजनिक जीवन में हैं और मायावती जिस तरह राजनीति में सक्रिय बहुत कम होती हैं, वो लगातार बैठी रहती हैं, कभी-कभी आती हैं, एक लिखा हुआ बयान पढ़ देती हैं, या कभी-कभी जोश आता है तो रैली कर देती हैं बहुत बड़ी, उस रैली से लोगों की बड़ी उम्मीदें जगती हैं और फिर उसके बाद में काफ़ी दिनों तक फिर ठंडक आ गई। वो अपने भतीजे को बार-बार पार्टी में लाती हैं, उसको स्थान देती हैं, फिर बार-बार निकालती हैं, तो कई बार हो चुका है ये। तो ये सब जो हो रहा है, यह अपने आप में उस मायावती को नहीं दिखाता जिस मायावती को हम लोग जानते थे। जो मायावती जिस तरीके से जुझारू तरीके से संघर्ष करती थीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्तों पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाध्य करती थी। एक नहीं कई बार उन्होंने किया। आज ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। तो ये सब क्यों हुआ भई? एक ज़माने में जो बहुजन थीसिस थी, उसमें गरीब, धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमान और अ, अति पिछड़े लोग और दलित लोग, इन सबको मिला के एक बहुजन थीसिस बनाई थी कांशीराम जी ने। जो मैं समझता हूँ कि अ, राजनीतिक विचारधारा को तैयार करने में एक बड़ा उन्होंने काम किया था, बिल्कुल नई ज़मीन तोड़ी थी। एक बार तो मुझसे पूछा गया, मैं सीएसडीएस में काम करता था, तो हम लोग लंच के वक़्त थे, तो एक बार मुझसे पूछा गया कि 2 ऐसे लोग बताइए जिन्होंने कमाल किया हो। तो मैंने कहा मैं 2 लोगों का नाम तो बड़े सुरक्षित तरीके से बता सकता हूँ। एक का नाम है सौरव गांगुली जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की टीम को बाहर जिताने में बड़ा ज़बरदस्त योगदान किया। हैं? बाकी इससे पहले बड़े बल्लेबाज कितने ही बड़े हो सकते हैं, टीम को कोई नहीं जिता पाया। और दूसरे हैं कांशीराम, जिन्होंने कमाल किया है, मतलब वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी इस तरह की राजनीति हो। मैं तो बड़ा प्रशंसक हूँ, मैंने उनके ऊपर किताब भी लिखी है कांशीराम के ऊपर उनका। लेकिन मायावती जो कर रही हैं आज, वो उनसे उम्मीद नहीं थी। ये वक़्त उम्मीद जताने का उम्मीद जगाने का वक़्त नहीं है। जो उम्मीदें जग चुकी हैं, उन उम्मीदों को धरती पे उतारने का वक़्त है। उल्टा रास्ता क्यों चल रही हैं वो? जी। देखिए ये मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी समझ
जो बहुजन समाज पार्टी की है कि हम पहले चुनाव हारने के लिए, फिर हराने के लिए, फिर जीतने के लिए। तो ये हारने, हराने और जीतने का जो सिलसिला है, ये हम अन्य पार्टियों पे भी उतना ही लागू होता है। मैं समझता हूँ कि बहन मायावती जी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमेशा हारती रही है और उसके वोट भी कोई बढ़े नहीं हैं और न सीटें बढ़ी हैं। पर अगर हम पिछला 2024 का चुनाव लें, 2024 के चुनाव में मैं मानता हूं कुछ ताकतों ने ये नाम भी मैं उसका अपनी चर्चा में मैं लाऊंगा। जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई, बहन मायावती जी इंडिया अलायंस के कभी भी उन्होंने उस तरह से कोई ऐसी पोजीशन नहीं ली थी, वो उनका खुला मन था। पर उन्होंने साफ साफ, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, दो जगहों पर, एक मीटिंग जो शायद बंबई में हुई थी और एक मीटिंग दिल्ली में हुई। बंबई में जब मीटिंग हुई तो श्री राम गोपाल जी ने कहा, उसमें खुलेआम जब मीडिया ने पूछा कि क्या इस मीटिंग में सुश्री बहन मायावती जी भी आएंगे, तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाया किसने है, वो क्यों आएंगी। और जब दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई, यहाँ पर खड़गे साहब से, क्योंकि वो चेयरमैन थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनसे इन्होंने मीटिंग जैसे शुरू हुई तो उन्होंने कहा, श्री राम गोपाल जी ने, कि हमने सुना है कि इस इंडिया अलायंस का हिस्सा, ये विमर्श पूरा अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है और मैं समझता हूँ टेलीविजन में कई स्थानों में आ चुका है इस बात। तो ये उन्होंने यहाँ पे भी कहा कि अगर वो इसका हिस्सा होंगी, हम अफवाह है कि इंडिया अलायंस का बहुजन समाज पार्टी हिस्सा होने जा रही, चर्चा हो रही है, हवा में ये बात तैर रही है। तो उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लोग इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो एक दबाव बनाया गया उनको अलग रखने के लिए, ताकि एक जो व्यापक, और मैं समझता हूं आज इस देश के अंदर अगर ये सरकार है, वो सरकार नहीं होती। ये इन लोगों का जो संकुचित दृष्टिकोण और नजरिया था, एक तो ये पक्ष है। दूसरी चीज, कई आपने प्रश्न उससे कई एक एक करके प्रश्न उठते हैं और मैं उन सबका उत्तर देना चाहूंगा। दूसरा, जहां तक देखिए चुनाव में हारने जीतने के अलावा बहन मायावती जी की जो शैली है, राजनीतिक शैली है, ये शुरू से ये रही है। और मान्यवर काशीराम जी का भी आप देखिए उन्होंने पंजाब में एक चुनाव लड़ा, उन्होंने जो चुनाव लड़ा उस समय अलायंस था, तो वो उनकी सीटें बहुत आई, बहुजन समाज पार्टी को इतने उत्साहित हो गए थे, वो उनको लग रहा था कि हम अकेले भी जीत जाएंगे। पर वो चुनाव लड़े, फिर उसके बाद हारे और उसके बाद पंजाब में बहुजन समाज पार्टी का आज पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण, और इस बार के तो नतीजे ये जो अभी हुए हैं इसके, तो मैं ये कह रहा था कि चुनाव के लिहाज से देखिए कभी ये सब जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और ये लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, और लोकतंत्र एक व्यापक विचार है, इसमें हम चुनाव केवल केंद्रित ना रहें। चुनाव एक जरूर पहलू है, पर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और वो है एक नई चेतना और एक नए विमर्श का। और उस चेतना और विमर्श का पर्कुलेशन बहुत नीचे तक गया है। लोग अब गांव में उम्मीद करते हैं, और हर दल, आप देखिएगा आजादी के बाद जितने भी राजनीतिक दल हैं, वामपंथी से लेके जितने भी अन्य दल भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जाके वो नमन करते हैं परम पूज्य बाबा साहब का, मान्यवर काशीराम जी का भी। और बहन जी के जहां तक प्रश्न है, उसमें पता नहीं क्या कारण है, क्यों किस कारण से मैं देखता हूं समय समय पर, जैसे 93 का दौर आपने देखा,
पता नहीं समाजवादी पार्टी का और जो बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ, किस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया, इसके बावजूद बड़ा मन खुला किया उन्होंने। और फिर हमने देखा, इसको दोहराया, और बीच बीच में ये प्रचार करना कि क्योंकि वो चुनाव लड़ती हैं और वो किसी अलायंस में नहीं आती हैं तो बी टीम है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं, तो समाजवादी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में लड़े जाके तो क्या बी टीम कहलाई जाएगी? मैं तो यहां तक कहता हूं कि क्या अगर एमआईएम बिहार में लड़ी तो वो बी टीम हो गई, और ये लोग सब जगह लड़े जाके तो वो कोई बी टीम नहीं? क्यों लड़ रही है, लड़ती है बंगाल में जाके कांग्रेस पार्टी? क्यों लड़ती है कम्युनिस्ट पार्टी? अब जो चुनाव होगा बंगाल में तो क्या ये पार्टियां नहीं लड़ेंगी? बहन मायावती जी, केरल में भी और बंगाल में भी अभी जब नगर पालिका के और छोटे और निकाय के चुनाव हुए, उसमें भी बहुत सारी सीटें जीती, महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटें जीती। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी भारत की राजनीतिक चेतना में बहुजन समाज पार्टी का एक विशिष्ट स्थान है। ये ये दौर जरूर मैं मानता हूं कठिनाई भरा भरा दौर है, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कठिनाई भरा दौर है, और इस विमर्श को मानने वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ा कठिनाई का दौर है। ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत बड़ा कठिनाई का दौर है। इसका मुकाबला असाधारण मुकाबला है। अब अभय जी, वीरेंद्र जी, ये आपने जो बातें कही हैं, मैं उन बातों से 100% सहमत हूं। मैं खुद बहुजन समाज पार्टी का बड़ा प्रशंसक रह चुका हूं, और भारत के सामाजिक राजनीतिक विमर्श में बहुजन समाज पार्टी का जो योगदान है, चुनावी राजनीति में जो योगदान है, दलितों की, अति पिछड़ों की गोलबंदी में जो बहुजन समाज पार्टी का योगदान है, मैं उसका प्रशंसक रह चुका हूं। और सार्वजनिक मंचों पे मैं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बोलता रहा हूं। मुझे ना उसका कभी टिकट चाहिए था, ना मैं कभी उसका सदस्य रहा, लेकिन मैंने उसका पक्ष लिया है। यहाँ समस्या कुछ दूसरी है। समस्या यह है कि बहुजन समाज पार्टी चली थी उस मुकाम से जो कांशीराम ने तैयार किया था, कि वो समाज के अति पिछड़ों, दलितों और धर्म परिवर्तन किए जाने वाले, यानी जो पसमंदा मुसलमान हैं, उनके समर्थन के ऊपर आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे-जैसे उस डगर पे वो आगे बढ़ी, सबसे पहले मुस्लिम समाज उसके अनिवार्य अंग के तौर पर नहीं रह गया, बल्कि एक ट्रांजैक्शनल, एक लेन-देन का संबंध उससे हो गया। अगर मुसलमान को टिकट मिलेगा तो मुसलमान वोट मिलेंगे, इस तरह का संबंध हो गया। और जो अति पिछड़ा समाज है, वो भी उतना बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रह गया जितना कांशीराम और मायावती के शुरुआती दौर में था। व्यावहारिक स्थिति क्या बनी? मैं चुनावी अध्ययन का भी छात्र हूं। सीएसडीएस में लोक नीति है, चुनावी अध्ययन का बहुत बड़ा विश्वविख्यात संस्था है। उसके सारे आंकड़े देखने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं, उन आंकड़ों से आप भी परिचित हैं। स्थिति ये बनी कि वो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश का जो जाटव समाज है, जो बहुत बड़ा और प्रभावशाली राजनीतिकृत समाज है, हाईली पॉलिटिसाइज्ड समाज है, उसकी पार्टी बन के रह गई। एक तो इस तरह आधार संकुचित हुआ, बहुजन की बजाय आप एक जन की पार्टी बन गए, पहली बात। दूसरी बात, वो एक जन भी जो है, वो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में थोड़ा-थोड़ा बहुजन समाज पार्टी से खिसकता हुआ दिखाई पड़ा। वो भी डेटा में दिखाई पड़ता है। ये कोई मैं कयासबाजी की बात नहीं कह रहा हूं, डेटा में दिखाई पड़ता है। फिर लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। भाई, मायावती 10% उत्तर प्रदेश में 10% वोटों की पार्टी नहीं है, नहीं रही है। मायावती 20% वोटों की पार्टी को मैं आमतौर पर मानता था। कम से कम 20% के आसपास मायावती को वोट मिलने चाहिए हर हालत में। जब 20% से घट के आप 10% पे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो स्वाभाविक जनाधार है, वो भी धीरे-धीरे कुछ विकल्पों की तलाश कर रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये खतरे की घंटी है, मैं ये कह रहा हूं। ये मायावती जी के लिए भी खतरे की घंटी है, बसपा के लिए भी खतरे की घंटी है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि देश में जो दलित ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो दलित अधिकारी तंत्र है देश में, जो आरक्षण के जरिए बना है आजादी के बाद से, संविधान पारित होने के बाद से, जो 15% आरक्षण मिला है दलितों को, उसके आधार पर जो बना है, वो दलित ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूती के साथ भारतीय बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़ी रही। जब दलित ब्यूरोक्रेसी को अगर लगेगा कि भाई मायावती जी वो नहीं कर पा रही हैं जिनकी उनसे अपेक्षा थी, तो हो सकता है कि वो मायावती के विकल्प के बारे में सोचने लगे।
मेरा अभी भी मानना है और कांशीराम खुद भी कहते थे। वो कहते थे कि बामसेफ एक खुफिया संगठन है। मेरे लिए बहुत बड़ा टैलेंट बैंक है, मेरे लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैंक है बामसेफ। उन्हीं के शब्द हैं ये उनके। तो बामसेफ अभी दिखाई नहीं पड़ता है। बामसेफ का मतलब है दलित ब्यूरोक्रेसी, व्यावहारिक मतलब। तो वो दलित ब्यूरोक्रेसी ने अगर ये सोचना शुरू कर दिया कि भई मायावती जी अब हमारे काम की नहीं रह गई हैं, तो दूसरे दलित नेताओं के बारे में वो सोचने लगेंगे, मायावती के विकल्प पे विचार करने लगेंगे। ये अंदर से संकट पैदा होगा ये। ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है उनको इंडिया गठबंधन का सदस्य बनना। देखिए जितनी भी आलोचनाएँ होती हैं बी टीम की, ये सब आलोचनाएँ होती हैं, सबका एक ही जवाब है, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना। वो अगर आप अच्छा एक प्रदर्शन कर देंगे, सारी आलोचनाएँ अपने आप शांत हो जाएँगी। देखिए, मैं इस पे ये कहूँगा कि अभी हाल में हमने देखा कुछ राष्ट्रीय अखबारों में ये न्यूज़ बनी, जो इसका आपने शुरू में उल्लेख भी किया कि अब वो संसद में ये पार्टी अभी नहीं दिखाई देगी। और इसी तरह से मैं ये देख रहा हूँ एक विमर्श आज से ही नहीं, काशीराम जी के समय से एक विमर्श चलाया जाता है कि ये बहुत ही कमज़ोर आवाज़ है इस देश के अंदर, राजनीतिक कमज़ोर आवाज़ है। ऐसे लोगों की आवाज़ है जिनका कोई असर नहीं है वोट पर। धीरे-धीरे वो असर दिखाई दिया। अभी कठिनाई के दौर से गुज़र रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि ये सब एकजुट हो जाते हैं। अभी इस देश के अंदर सारे दल अपने-अपने जिनको महापुरुष मानते हैं, उनके पार्क बना रहे हैं। उनसे प्रेरणा के पार्क बना रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा कि अभी लखनऊ में एक बहुत बड़ा पार्क बना है। लखनऊ में मैं तो खुद राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश जी के विचारों पर मैंने काम किया और मैं मानता हूँ कि उनका बड़ा योगदान था। उनका पार्क बना और बहुत बड़ी प्रतिमा गाँव में मुलायम सिंह जी की अखिलेश ने लगवाई। पर यही सब लोग उस समय हम देखते थे कि बहुत, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हों, इन्होंने क्या-क्या भद्दी टिप्पणियाँ नहीं की। ये जो दलित प्रेरणा स्थल बने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रहे हों, मान्यवर काशीराम के रहे हों, या संत कबीरदास से लेके संत रैदास के रहे हों, स्वामी पेरियार नायकर के रहे हों। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश की कई हजारों वर्ष की चेतना है। ये जो कई हजारों वर्ष की चेतना है, इतनी जल्दी से हाँ, राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी ताकत के तौर पर ये ज़रूर पे मैं कहूँगा कि इसमें कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयों का कुछ उल्लेख आपने किया कि लग रहा है कि वो लगातार घटती चली जा रही हैं, पर ये ऐसा एक ट्विस्ट आया था। मैं अब आशावान हूँ, मैं निराश नहीं हूँ। और हमने निराशा का कर्तव्य पढ़ा है। जब ऐसा निराशा का दौर आए तो निराशा का कर्तव्य ये होता है कि और उसमें जुझारूपन के साथ, तो जुझारूपन 2 तरह के प्रकार के होते हैं। एक जो संस्कृति में जब पुराना हमारा हिस्सा था, और एक ये नया है। इन लोगों का आपने देखा बाबा साहब का स्वयं का कोई इस प्रकार का बहुत बड़ा आंदोलन करने का इतिहास नहीं रहा। उनका था कि हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और हम अपनी ताकत का धीरे-धीरे, और वो आपने तो देखा सन 49 से लेके 55-56 तक जब रिपब्लिकन पार्टी बनी थी, तो किस तरह की कठिनाइयाँ थी, किस प्रकार के वोट। पर आज हिंदुस्तान में एक ऐसी आवाज़ है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके सामने सभी को नतमस्तक होना पड़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और सुश्री बहन मायावती जी, एक अंग्रेजी का जुमला है, राइजिंग फ्रॉम द स्फिंक्स। तो वो जो उनकी भूमिका होगी, वो उस तरह की होगी कि वो राइजिंग फ्रॉम द स्फिंक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2027 का जो आने वाला चुनाव है, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा टेस्ट होगा। इस टेस्ट में हमारे कितने नंबर आते हैं, हमारी क्या स्थिति बनती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और मैं ये थोड़ा-सा ये मैं देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई आधिकारिक वो तो नहीं हूँ, प्रवक्ता तो नहीं हूँ, ना मैं उस प्रकार का नहीं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि अगर ये जो संकुचित नजरिया है विपक्ष का बहुजन समाज पार्टी के बारे में, ये नजरिया रहेगा तो ये देश के लिए घातक होगा। और बहुजन समाज पार्टी, देखिए एक चीज और मैं कह दूं, ये 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह ली हैं। ये समझें कि वो किसी से वो करेंगी, नहीं, ये तो देखिए उनका आदर और सम्मान करना कर्तव्य बनता है सभी लोगों का। और बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत बड़ी ताकत बनकर चुनाव में उतरेगी। और ऐसे चौंकाने वाले मुझे लगता है कुछ इस प्रकार के भी नतीजे आ सकते हैं कि चुनाव के बाद जब जो नतीजे आएंगे वो बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी भूमिका दिखाई देगी इस देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के माध्यम से जैसे उस दौर में 2000 के आसपास दिखाई दी थी, 99 से लेकर 2004 तक बहुजन समाज पार्टी अकेले तो सरकार नहीं बनाई थी, पर बहुजन समाज पार्टी की के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती थी, ये भी स्थिति पैदा हो गई थी। तो चुनाव के लिहाज से भी, और मैं समझता हूं कि आज उन लोगों को जो लोग और वो सभी दलों में हैं, सभी बड़े बड़े स्थानों पर हैं, वो सत्ता प्रतिष्ठान के और विपक्ष के जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। एक भी व्यक्ति इस बात को नहीं रेखांकित कर रहा है कि भाई दो दलित प्रेरणा स्थल बन गए देश में, केवल एकमात्र व्यक्ति, मैं आज खुलेआम कहना चाहता हूं, आप थे जब 2011-12 में रवीश कुमार की बहस हुई थी इसी में एनडीटीवी में, जिसमें आपने इस दलित चेतना की व्यक्ति के लिए जो ये स्थान बने थे उसकी वकालत की थी। अन्यथा उस दौर में भी सारा पूरा देश खिलाफ था। राहुल गांधी बोल रहे थे कि ये पैसा क्यों बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटल बन सकते थे, ये सब बन सकता था। ये अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मैरिज होम बन सकते थे, और इनको मैरिज होम से अगर उसका नाम मैरिज होम हो जाए तो बहुत अच्छा, कुछ पैसा भी मिलेगा इससे। तो ये जो एक हल्केपन से दलितों के और उनके राजनीतिक जो है दल, उनके बारे में बात करना, इससे बड़ा क्षुब्ध होता है। आप और ठीक कह मेरे रहे से ज्यादा उनका मन शुद्ध होता होगा जो उनके वाहक के तौर पर बड़ी कठिनाई की परिस्थिति में, तो आप जानते हैं जिस गांव से मैं आता हूं हैं। वहां पर उनके जो लोग हैं, समर्थक लोग हैं, बहुत दुखी होते हैं। और आपने तो तमाम तरह के चुनाव भी देखे हैं, उनको देखा, ग्रास रूट से लेके पूरे देश के चुनाव। तो मैं समझता हूँ आप वैसे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं या नहीं है ये सवाल नहीं है, पर आपने जितना ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो देश का और दुनिया का चुनाव हो, अभी आप अमेरिका भी दौरा करके आए, मैंने देखा था उस समय, तो आपने हर तरह की राजनीति देखी है। मैं समझता हूं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी का अभी रोल एक बाकी है, और वो हम तो आशा लगाए मैं हैं। आपसे 100% सहमत हूं। मैं तो समझता हूं कि वो इस देश की राजनीति की, लोकतंत्र की बहुत बड़ी दुर्घटना होगी अगर बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे चली जाए। मैं नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं 2027 के चुनाव के लिए, आपके साथ, बहन मायावती के साथ में, और बहुजन समाज पार्टी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो मौजूदा मैट्रिक्स है, जो वहां मौजूदा समीकरण है उसके, उसमें बसपा आज की हालत में, अतीत तो बसपा का बहुत चमकदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अतीत तो कहना भी नहीं चाहिए, अभी कुछ साल पहले तक भी चमकदार, 2007 कोई अतीत थोड़ी ना हो गया है। 2007 जब मायावती जी अपने शिखर पे थी। तो मौजूदा जो मैट्रिक्स है इस समीकरणों में, वो कैसे अपने आप को उसमें फिट करेंगी, कैसे फिर उत्तर प्रदेश के केवल जाटवों की नेता नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज की नेता बनेगी दोबारा एक बार फिर कैसे 2007 को वो वापस लाएंगी 2027 में। 20 साल का फर्क होगा दोनों के बीच में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग उस चुनौती पे खरे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधींद्र जी। हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की, और ऐसे विषयों पर चर्चा की जो मेरे ख्याल से पहली नजर में बड़े पेचीदा हैं, लेकिन आपने बड़ी कुशलता पूर्वक, बड़े व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ में उसके जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति, देश की दलित राजनीति, बहुजन राजनीति, इन सब विषयों के ऊपर मैं आपको बीच बीच में परेशान करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनके अतीत अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा आपके साथ
करना चाहूंगा अभी। ज़रूर, ज़रूर, आपसे ज़रूर। फोन पर बात करके मैं बताऊंगा। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।